औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा डोजेज फॉर्म साइंस थ्योरी का पहला ऑनलाइन लेक्चर है। सबसे पहले या लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अच्छे मार्क्स लिए हैं उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। और जिस तरह उन्होंने मेहनत की है, मैं चाहता हूँ कि वो आइंदा भी इसी तरह कंटिन्यू करें। ये सेमेस्टर है जो डोजेज फॉर्म साइंस का पार्ट जो है इसका, ये पहले से ज़्यादा मुश्किल होगा। मुश्किल होने की वजह यह है कि लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा है कि हमने डिफरेंट न्यूमरस डोजेज फॉर्म्स पढ़ी हैं। ज़्यादातर का इंट्रोडक्शन था। सेकेंड सेमेस्टर में हम इतनी ज़्यादा डोजेज फॉर्म्स नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो भी हम डोजेज फॉर्म पढ़ेंगे वो एक मुकम्मल डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो डिटेल होने की वजह से ये जो लेक्चर होगा, जो सेमेस्टर होगा, इसमें डोजेज फॉर्म का पार्ट जो है वो निस्बतन मुश्किल होगा पहले सेमेस्टर के निस्बत। और इसमें आप लोगों को पहले की निस्बत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जो बच्चे जिन्होंने अच्छे मार्क्स नहीं लिए, तो बेटा परेशान नहीं होना आप लोगों ने। अगर एक बार आप नहीं मेहनत कर सके कुछ स्टडी के मसाइल की वजह से, या कई लोगों को घर में भी कोई मसला हो सकता है, कुछ बीमार हो सकते हैं, तो बेटा परेशान नहीं होना। ज़िंदगी हर एक को दूसरा चांस देती है। आप लोगों ने बस जब भी मौका मिले तब मेहनत करनी है। और मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह हमें इस मुज़ी मर्ज़ से जो कि आजकल फैला हुआ है, हमें और हम सबको, हमारी फैमिलीज़ को इस चीज़ से बचाए। और आप भी मुकम्मल तौर पे SOPs फॉलो करें और गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें और फोकस करें अपनी स्टडी के ऊपर। पढ़ाई का तरीका वही होगा जिस तरह पहले चल रहा था। हाँ, इस बार इस तरह होगा कि हफ्ते के अंदर, 1 वीक के अंदर 4 लेक्चर हुआ करेंगे। 4 लेक्चर में से जो 3 लेक्चर्स हैं वो उसी तरह चलेंगे जिस तरह हमने लास्ट सेमेस्टर के स्टार्ट में रिकॉर्डेड लेक्चर्स लिए थे। और एक लेक्चर जो होगा वो इंटरेक्टिव होगा, जो कि एक लाइव लेक्चर हुआ करेगा। और वो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि वो लेक्चर कौन सा है। इस चीज़ के लिए हम स्ट्रिक्टली टाइम टेबल फॉलो करेंगे और देख लेंगे कि आप लोगों के हिसाब से भी कौन सा लेक्चर लाइव के तौर पे लेना इजी है। ये दोनों जो लेक्चर्स हैं जो इंटरेक्टिव हैं, ये हर क्लास के अलग-अलग होंगे। मतलब इवनिंग का अलग होगा और मॉर्निंग का अलग होगा। और ये स्काइप या जूम को यूज़ करते हुए होंगे। बाकी जैसे ही LMS चलता है वहाँ पे मैं
उसी तरह डिज़ाइन कर दूंगा जिस तरह पिछली बार हुआ था, और उसमें एक कमेंट्स का ऑप्शन होगा। तो जैसे ही आप लोगों को कुछ लगे कि ये चीज़ हमें समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट्स के पोर्शन में लिख सकते हैं, जिस तरह कि आप पिछली बार लिख रहे थे। और अगर आप चाह रहे हैं कि किसी रिकॉर्डेड टॉपिक के ऊपर एक लाइव लेक्चर हो जाए ताकि आप लोगों को लाइव बेहतर समझ आ जाए, तो ये भी किया जा सकता है। जिस तरह भी चलेगा, सेमेस्टर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ही चलेगा। आते हैं हम स्टडी की तरफ, चैप्टर 1 की तरफ। चैप्टर 1 हमारा सबसे छोटा चैप्टर है, इसीलिए मैंने सबसे पहले इस चैप्टर को रखा है। चैप्टर का नाम है बेटा ओरल हाइजीन। हाँ, मैं आप लोगों को असाइनमेंट के बारे में बता दूं कि असाइनमेंट मैं आप लोगों को जनवरी के अंदर दूंगा, और जिस डेट को आपको असाइनमेंट दी जाएगी उससे 1 वीक के टाइम आपके पास होगा उस असाइनमेंट को करने के लिए। उसके बाद उसी तरीके से आप सबमिट करवाएंगे जिस तरह आप लोगों ने लास्ट टाइम सबमिट करवाई थी। बस आप लोगों ने इतना करना है कि जनवरी स्टार्ट होने से पहले, या अभी भी आप ये कर सकते हैं कि अपने जो ग्रुप्स हैं वो बना लीजिए ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग है। और ग्रुप के रूल वही होंगे कि 10 से ज़्यादा बच्चे एक ग्रुप में नहीं होंगे, और 2 से कम बच्चे किसी ग्रुप में नहीं होंगे, मतलब सिंगल जो है वो नहीं बना सकेगा। ये अपने CR को दे दीजिए लिस्ट बना के, ताकि वो एक वर्ड डॉक्यूमेंट की फॉर्म में बना के मुझे दे दें। और जिस वक्त असाइनमेंट का टाइम आएगा उस वक्त मैं, ताकि आप लोगों को उन ग्रुप्स के हिसाब से असाइनमेंट दे सकूं। आते हैं टॉपिक की तरफ। इस चैप्टर का नाम है बेटा ओरल हाइजीन। ओरल हाइजीन क्या होता है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, क्या डेफिनेशन होती है। ओरल हाइजीन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसेसेस फॉर कीपिंग द माउथ क्लीन एंड हेल्दी। वो तमाम प्रोसेसेस जो कि आपके माउथ को क्लीन रखते हैं और हेल्दी रखते हैं, उन तमाम चीज़ों को ओरल हाइजीन बोला जाता है। गुड ओरल हाइजीन या अच्छी ओरल हाइजीन की ज़रूरत होती है आपको, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ताकि डेंटल कैरीज, या आसान अल्फाज के अंदर हम कहेंगे कि डेंटल कैविटीज़ को रोका जा सके, पेरियोडोंटल डिजीज़ को रोका जा सके। पेरियोडोंटल डिजीज़ बेटा वो डिजीज़ होती है जिसमें गम्स इन्वॉल्व होंगी, मतलब गम की डिजीज़ जो होंगी वो पेरियोडोंटल डिजीज़ होगी। ओरल हाइजीन बैड ब्रेथ से भी बचाती है आपको, और इसके अलावा डिफरेंट डेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनसे भी बचाती है। तो ये एक नेसेसरी चीज़ है। ओरल हाइजीन के अंदर जो पहला हमारा टॉपिक है वो है डेंटिफ्राइसिस।
डेंटिफ्राइसिस क्या होते हैं? डेंटिफ्राइसिस ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हेल्प करती हैं क्लीनिंग के अंदर और पॉलिशिंग के अंदर टूथ सरफेस को। मतलब हम टूथ सरफेस को क्लीन करना चाह रहे हैं, हम टूथ सरफेस को पॉलिश करना चाह रहे हैं, तो ऐसी जो भी चीज़ क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग के प्रोसेस के अंदर आपको हेल्प करेंगी उनको आप डेंटिफ्राइसिस बोलेंगे। ज़्यादातर जो डेंटिफ्राइसिस होती हैं वो पेस्ट की फॉर्म के अंदर होती हैं, डिफरेंट टूथ पाउडर्स के अंदर भी होती हैं, और डिफरेंट डेंटिफ्राइसिस हैं ये जेल्स के तौर पे अवेलेबल हैं हमारे पास। डेंटिफ्राइसिस जो हैं ये किन चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं? डेंटिफ्राइसिस बनी होती हैं एब्रेसिव से मिलके। एब्रेसिव कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो कि टूथ सरफेस के ऊपर एक फ्रिक्शन कॉज करे और उस फ्रिक्शन की वजह से दांत पे जो कोई चीज़ लगी हुई है वो साफ़ हो जाए। डेंटिफ्राइसिस जो हैं वो एब्रेसिव से मिलके बने हुए होते हैं। और भी चीज़ें होती हैं, पहले एब्रेसिव के बारे में मैं बता दूँ। तो एब्रेसिव कौन कौन सी चीज़ें एब्रेसिव के तौर पे इस्तेमाल होती हैं, उनकी एग्जांपल में आप कह सकते हैं सिलिकॉन ऑक्साइड्स, एलुमिनियम ऑक्साइड्स और ग्रेन्यूलर पॉलीविनाइल क्लोराइड्स। ये डिफरेंट एब्रेसिव्स हैं। इसके अलावा डेंटिफ्राइसिस जो यूज़ होते हैं उसमें आप एक वाटर कह सकते हैं, ह्यूमेक्टेंट डिफरेंट किस्म के यूज़ हो सकते हैं जो भी एक ख़ास हद तक फ्रिक्शन की एबिलिटी रखते हों कि टूथ की सरफेस को साफ़ कर सकें लेकिन डैमेज ना करें। इसके अलावा डिफरेंट सोप्स होते हैं, डिफरेंट डिटर्जेंट्स होते हैं, डिफरेंट फ्लेवरेंट्स होते हैं, डिफरेंट स्वीटनर्स होते हैं, और कुछ पेस्ट के अंदर या कुछ और जो माउथ क्लीनिंग या पॉलिशिंग की चीज़ें होती हैं उनके अंदर थेरेप्यूटिक एजेंट्स भी पाए जा सकते हैं। थेरेप्यूटिक एजेंट्स जो हैं वो ज़्यादातर जो हम ओरल हाइजीन के लिए यूज़ करते हैं वो फ्लोराइड्स होते हैं, पायरोफॉस्फेट्स होते हैं। थेरेप्यूटिक एजेंट के अलावा हम डिफरेंट कलरिंग एजेंट भी डेंटिफ्राइसिस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और डिफरेंट प्रिजर्वेटिव्स भी हैं जो कि डेंटिफ्राइसिस के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं। एब्रेसिव्स क्या चीज़ें होती हैं थोड़ी सी और डिटेल में। एब्रेसिव इनसॉल्युबल इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं जो कि इन्हांस करते हैं एब्रेसिव एक्शन किस चीज़ का? टूथ ब्रशिंग का। मतलब टूथ ब्रश आप यूज़ कर रहे हैं दांत को साफ़ करने के लिए, साथ अगर आप एब्रेसिव यूज़ करेंगे तो जो टूथ ब्रशिंग की जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा हो जाएगी, जो उसका आउटकम है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो एब्रेसिव क्या हुए? एब्रेसिव ऐसी इनसॉल्युबल या इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं जो कि इन्हांस करते हैं एब्रेसिव एक्शन, एब्रेसिवनेस किस चीज़ की? टूथ ब्रश की। और कितना इन्हांस कर सकते हैं एब्रेसिव एक्शन को?
या टूथब्रश के एक्शन को ये अप टू 40 टाइम्स तक ये इन्हांस कर देते हैं एब्रेसिव एक्शन को, क्लीनिंग एक्शन को, पॉलिशिंग एक्शन को। और ये एब्रेसिव जो हैं ये डेंटिफ्राइसिस का 20 to 40% पार्ट हो सकते हैं। डिफरेंट जो चीज़ें हैं जो एब्रेसिव यूज़ होती हैं, किसी की एबिलिटी कम होती है, किसी की एबिलिटी ज़्यादा होती है। जैसे कि अगर हम बात करें टूथ पाउडर की, वो पेस्ट के मुकाबले में ज़्यादा एब्रेसिव होते हैं और कंटेन करते हैं तकरीबन 95% ऑफ द एब्रेसिव मटेरियल। दांत को साफ़ करने के लिए हम किन किन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, चंद एक को डिटेल में पढ़ लेते हैं। एक हमारे पास है डेंटल फ्लॉस। डेंटल फ्लॉस क्या चीज़ होती है? डेंटल फ्लॉस इज़ द मोस्ट वाइडली रिकमेंडेड टूल फॉर रिमूविंग बायोफिल फ्रॉम द proximal tooth surfaces। क्या होता है डेंटल फ्लॉस? एक मोस्ट वाइडली रिकमेंडेड टूल होता है, वाइडली इसको रिकमेंड किया जाता है और एक आम बंदे के लिए भी ज़रूरी है, सिर्फ पेशेंट्स के लिए नहीं। नॉर्मल जो टूथ हाइजीन है या ओरल हाइजीन है उसको मेंटेन रखने के लिए डेंटल फ्लॉस लाजमी यूज़ किया जाना चाहिए। वजह मैं बता रहा हूँ अभी आपको। डेंटल फ्लॉस वाइडली रिकमेंड क्यों किया जाता है? क्योंकि ये रिमूव कर सकता है बायोफिल्म को। कहाँ से? प्रॉक्सिमल टूथ सरफेस से। अब पहले तो पढ़ना है कि बायोफिल्म क्या होता है। बायोफिल्म को प्लाक भी बोला जाता है। ये बैक्टीरियल लेयर होती है, बैक्टीरियाज होते हैं दांत की सरफेस के ऊपर। जब हमारे दांत येलोइश हो जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि बैक्टीरिया ने एक लेयर बना ली है। तो प्रॉक्सिमल टूथ सरफेसेस हैं जहाँ पे नॉर्मल जो टूथब्रश हैं वो नहीं पहुँच पाते, ऐसी सरफेसेस, उनको साफ़ करने के लिए हम डेंटल फ्लॉस यूज़ करते हैं। उनसे बायोफिल्म रिमूव करने के लिए, उनसे प्लॉक रिमूव करने के लिए हम डेंटल फ्लॉस यूज़ करते हैं। प्रॉक्सिमल टूथ सरफेसेस कौन कौन सी होती हैं? दो दांतों के दरमियान जो दांत की सरफेस होती है, टूथ की सरफेस जो होती है दो टूथ के दरमियान, इसे प्रॉक्सिमल टूथ सरफेस कहते हैं। दांत की वो सरफेस जिसे आप देख रहे होते हैं उसे फेशियल टूथ सरफेस कहते हैं। दांत की वो सरफेस जो ज़ुबान की साइड पे होती है या माउथ के इनर साइड पे होती है उसे लिंगुअल टूथ सरफेस कहते हैं। ओरल हाइजीन को ज़्यादा बेहतर समझने के लिए ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि प्रॉक्सिमल सरफेसेस कौन सी हैं, फेशियल सरफेसेस कौन सी हैं और लिंगुअल सरफेसेस कौन सी हैं। डेंटल फ्लॉस किस चीज़ का बना हुआ होता है? मोस्टली देखा गया है कि डेंटल फ्लॉस नायलॉन फिलामेंट्स का बना होता है या फिर प्लास्टिक मोनोफिलामेंट्स का बना हुआ होता है। और मार्केट में ये वैक्स्ड भी मिल जाता है और अनवैक्स्ड भी मिल जाता है, थिन मिल जाता है, थिक हो जाता है, डिफरेंट कैटेगरीज में मिल जाता है। और कुछ केसेस के अंदर कुछ जगह से आप लोगों को ये फ्लेवर्ड भी मिल जाएगा।
कुछ जो डेंटिस्ट हैं वो प्रेफर करते हैं कि जो फ्लॉस हो वो मोनोफिलामेंट हो और ये बना हुआ हो एक नॉन स्टिक मटेरियल का, क्योंकि जो मोनोफिलामेंट फ्लॉसेस होते हैं जो नॉन स्टिक मटेरियल से बने होते हैं वो स्लीक होते हैं और फ्रे नहीं करते। फ्रे आसान अल्फाज में हम कहेंगे कि वो ख़राब नहीं होते, उधड़ नहीं जाते। डेंटल फ्लॉस को यूज़ कैसे करना है? एक फ्लॉस का पीस लीजिए, उसका साइज़ इतना होना चाहिए कि आप उसको सिक्योरली होल्ड कर सकें यूज़ के दौरान। नॉर्मली ये जो डेंटिस्ट कहते हैं वो 12 to 18 इंचज़ होते हैं। इतना डेंटल फ्लॉस होगा तो आपको यूज़ करना सफिशेंट होगा। ये फिंगर्स के इर्द गिर्द रैप किया जा सकता है या किसी चीज़ के साथ ये बांधा जा सकता है, लूप के साथ बांधा जा सकता है। आपने क्या करना है कि डेंटल फ्लॉस को स्ट्रेच करना है थंब के दरमियान में या थंब के दरमियान में और फोर फिंगर के दरमियान में, और अगर थंब यूज़ नहीं करना चाह रहे तो 2 4 फिंगर्स के दरमियान में, और इसको जेंटली पास करना है कॉन्टैक्ट एरिया जो कि दांतों के दरमियान है, प्रॉक्सिमल एरिया है, फर्मली बैक एंड फोर्थ मोशन के अंदर। इस चीज़ को आप फ्लॉसिंग बोलेंगे और प्रॉक्सिमल टूथ की सरफेस जहाँ पे टूथ ब्रश नहीं पहुँच पा रहा ये उस सरफेस को क्लीन कर देंगे। फ्लॉसिंग कैन बी फैसिलिटेटेड बाय अ फ्लॉस होल्डर। डिफरेंट फ्लॉस होल्डर मिलते हैं। जो लोग इजीली इसको नहीं यूज़ कर पा रहे होते फिंगर से या थंब को यूज़ करते हुए, उनके लिए फ्लॉस होल्डर मिलते हैं। फ्लॉस होल्डर एक हैंडल होता है, तो आप सिंगल हैंडेडली उसको प्रॉक्सिमल सरफेस क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो फ्लॉस होल्डर है वो रिजिड होना चाहिए, इतना रिजिड होना चाहिए कि वो फ्लॉस को टाइट रख सके। जब हम उस फ्लॉस को टाइट प्रॉक्सिमल एरियाज़ के अंदर यूज़ कर रहे हों। अगर आप मार्केट के अंदर जाएं तो आपको पावर्ड बैटरी ऑपरेटेड फ्लॉसिंग डिवाइसेस भी मिल जाएंगे। डिवाइसेस जो फ्लॉसिंग के लिए यूज़ हो रही हैं, जो बैटरी पावर्ड हैं, वो सेफ़ हैं, इफ़ेक्टिव भी हैं और काम भी प्रॉपर तरीके से कर रही हैं। लेकिन अगर डेंटिस्ट से पूछा जाए कि बेहतर कौन सी हैं बायोफिल्म को रिमूव करने के लिए,
तो हमें यही चीज़ सुनने को मिलती है या यही रिकमेंडेशन आती है कि हम पावर डिवाइसेस ना यूज़ करें और ख़ुद हाथों की मदद से फ्लॉसिंग करें और प्लाक, बायोफिल्म या बैक्टीरियल लेयर जो है उसको रिमूव करें डेली बेसिस के ऊपर। इंटरडेंटल ब्रशेस। इंटरडेंटल ब्रशेस उस तरह के ब्रशेस नहीं हैं जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। जो कि फेशियल या लिंगुअल टूथ सरफेस को क्लीन कर सकें। इंटरडेंटल ब्रशेस जो होते हैं वो फ्लॉस की तरह ही जो प्रॉक्सिमल टूथ सरफेस है उसको क्लीन करने के लिए यूज़ होते हैं। इंटरडेंटल क्लीनिंग डिवाइसेस की एक वाइड वैरायटी अवेलेबल है जो कि रिमूव करती हैं माइक्रोबियल प्लाक, बायोफिल्म को या येलोइश सरफेस ऑफ टूथ को इन बिटवीन द टीथ। प्रॉक्सिमल तो वही हुई ना, एक फेशियल था, एक लिंगुअल था और एक जो दो दांतों के दरमियान में है वो प्रॉक्सिमल टूथ सरफेस है। कोनिकल और सिलेंड्रिकल इंटरडेंटल ब्रशेस मार्केट्स में अवेलेबल हैं। टेपर्ड वुडन टूथपिक्स अवेलेबल हैं जो कि राउंड हैं या ट्रायंगुलर हैं क्रॉस सेक्शन के अंदर। इसके अलावा सिंगल टफ्टेड ब्रशेस अवेलेबल हैं। तो हम अपनी इजीनेस को देखते हुए डिफरेंट चीज़ें इसमें यूज़ कर सकते हैं अपनी आसानी को देखते हुए।